चलो, मैं अब आपको ग्लोबलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ आप सबको। आई होप आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा, स्टडी करा होगा। मैंने बुक फिर भी खोल के सामने रखी हुई है। थोड़ा सा एक हमारे को वो कॉन्फिडेंस भी आता है कि जब क्वेश्चन के साथ साथ हम बुक देखते हैं, किस किस पेज पे मैं कैसे कैसे टर्न ओवर कर रही है, कहाँ कहाँ हमें मिल सकता है, हो सकता है कुछ मेरे बुक के पेजेस टर्न ओवर करने से या फिर कुछ बताने से, बुक रखने से आप लोगों के लिए बहुत कुछ हेल्प ऑटोमेटिक हो जाए। ठीक है, अच्छा चलो, मैंने कुछ क्वेश्चन से बात करनी है। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ, सबसे पहली चीज़ होगी कि हमें आसपास हमारे, अगर आप देखोगे ना, बहुत सारे बदलाव आते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी ब्रांड की गाड़ी आती जा रही है, बड़ी बड़ी टॉप कंपनीज आ रही हैं, इतने सारे ब्रांड्स आ गए हैं कि आपके लिए चूज़ करना मुश्किल हो गया है। शर्ट से लेकर टेलीविजन ले लो, चाहे प्रोसेस्ड जूसेस ले लो, तो यानी कि हमारी मार्केट देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हद तक बदल गई है। अब सबसे पहला क्वेश्चन जिसके बारे में मैंने बात करी वो है एमएनसीज। एमएनसीज क्या होती है? एमएनसीज वो होती है जो कि ओन करती है या फिर कंट्रोल करती है प्रोडक्शन को एक से ज़्यादा नेशन में। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कीवर्ड में ओन स्लैश डाल के कंट्रोल प्रोडक्शन, डैश डाल दिया नेशन, यानी इन मोर इन वन और मोर देन वन नेशन। अब ये मेरे कीवर्ड्स हो गए। ठीक है, कीवर्ड्स यानी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ओन्स, कंट्रोल्स, प्रोडक्शन, नेशन। मैंने एमएनसीज में ये चीज़ लिख दी, मेरा काम डन हो गया। सपोज मुझे पूरी डेफिनेशन याद नहीं, मुझे कीवर्ड्स याद है, मैंने उतना लिख दिया, मेरा आंसर डन हो गया। ठीक है, अब आपने देखा होगा मैंने इसमें लिखा पेज 56 पे एग्जाम्पल एनसीईआरटी। अगर एमएनसीज की डिफाइन के साथ मुझे थोड़ा सा एग्जाम्पल में लिख दूँगी तो मेरे को बढ़िया नंबर देगा। जैसे मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ आपको समझाने की कि एक बहुत बड़ी एमएनसीज है जो मतलब इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स को बनाती है, डिज़ाइन करती है अपने प्रोडक्ट्स को। उसके अलग अलग रिसर्च सेंटर्स है यूएस में, उसका कंपोनेंट मैन्युफैक्चर है चाइना में, शिपिंग करती है मेक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में, जब प्रोडक्ट्स जो है असेंबल किए जाते हैं और फिनिश प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसी तरह जो कंपनी की कस्टमर केयर है उसको भी कॉल कैरी आउट किया था थ्रू ऑल द कॉल सेंटर लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, पहली चीज़ हो गई आपकी ये। तो यानी कि अगर हम बात करते हैं एमएनसीज की, तो इसमें गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है ग्लोबली, और इसी की वजह से जो प्रोडक्शन है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है अलग अलग तरीके से, बहुत अलग अलग कॉम्प्लेक्स तरीके। राइट, पहला क्वेश्चन हो गया डन मेरा। दूसरा क्वेश्चन जिसके बारे में मैंने बात करी वो है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के अंदर मैंने कीवर्ड क्या डाले, मनी। मनी के साथ मैंने डाला एसेट्स। एसेट्स में क्या हो सकता है, लैंड, बिल्डिंग्स हो गई। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं जो भी पैसा आप यूज़ करते हैं एसेट्स को खरीदने के लिए, जैसे लैंड, बिल्डिंग या मशीनरी या फिर कोई और इक्विपमेंट, उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और जो भी इन्वेस्टमेंट एमएनसीज के द्वारा की जाती है उसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए होती है। ठीक है, दोबारा देखो, इन्वेस्टमेंट, मनी, एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग। फिर इन्वेस्टमेंट्स जो भी की गई हमने एमएनसीज के द्वारा जो की गई उसको हमने नाम दिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। और कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं तो वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए की जाती है। राइट, अभी दूसरा क्वेश्चन हमारी तरफ से डन हो गया। तीसरी चीज़ जिसमें मैंने बात करी वो है चाइनीज़ टॉयज़ के बारे में। ठीक है, अगर हम इसके सिंपल सा पेज 60, कई बार ये आ जाता है किस देश में, कई बार आता है, ज़रूरी नहीं आए, बट एक वो है, देख लेते हैं। जितने भी चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि वो एक्सपोर्ट करेंगे टॉयज़ को इंडिया में, जहाँ पे टॉयज़ को हाई प्राइस पे बेचेंगे। उन्होंने एक्सपोर्ट किया प्लास्टिक टॉयज़ को इंडिया में। जितने भी बायर्स हैं इंडिया में, उनके से एक ऑप्शन है चूज़ करना इंडियन और चाइनीज़ टॉयज़ में, क्योंकि चीपर प्राइसेस पे न्यू डिज़ाइन की वजह से चाइनीज़ टॉयज़ बहुत पॉपुलर हो गए इंडियन मार्केट्स में। एक ही साल में 70 से 80% टॉय शॉप से उन्होंने रिप्लेस किया इंडियन टॉयज़ को चाइनीज़ टॉयज़ से। तो टॉयज़ जो है बहुत ज़्यादा सस्ते हैं इंडियन मार्केट्स में बजाय पहले। यहाँ पर क्या हो रहा है, चाइनीज़ टॉयज़ जो इंडियन मार्केट्स में आए, कंपटीशन इंडियन और चाइनीज़ टॉयज़ के बीच में है। चाइनीज़ टॉयज़ ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। इनफैक्ट मैं खुद कहूँ कि मेरे, अगर मैं खुद चॉइस लेने जाऊँगी तो मुझे चाइनीज़ टॉयज़ ज़्यादा बेटर लगता है एज़ कम्पेयर टू इंडियन, और वो भी चीप होने की वजह से। तो एक अपॉर्चुनिटी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की, तो ये जो यही चीज़ इंडियन टॉय मेकर्स के लिए भी ट्रू है। वो लॉसेस फेस कर रहे हैं क्योंकि उनकी टॉयज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कम बिक रहे हैं। समझ में आ गए? नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन पे। अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन होती क्या है। मैंने देखो अगर आप ध्यान दोगे, मैंने कीवर्ड्स पे फिर से बार बार हर वीडियो में कीवर्ड्स बोल रही हूँ। फिर कीवर्ड्स की बात करते हैं। देखो आपने देखा होगा बार बार मैं कीवर्ड्स पे बार बार जोर डाल रही हूँ इसी चीज़ पे। क्यों? क्योंकि कीवर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और आप देखोगे मेरी जितनी वीडियोस मैंने डाली हैं, जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डाले हैं, सब में मैं कीवर्ड्स पे फोकस डाल रही हूँ आपको। जैसे ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन पे, तो उसमें देखो मैंने क्या लिखा है, रैपिड इंटीग्रेशन। ठीक है, या फिर इंटरकनेक्शन अलग अलग कंट्रीज के बीच में। तो एमएनसीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स और टेक्नोलॉजीज जो है वो मूव ऑन करती है अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में। बहुत सारे एरियाज हैं वर्ल्ड के, वो एक दूसरे से क्लोजर कॉन्टैक्ट में आते हैं दूसरे के साथ में। जितनी भी मूवमेंट्स हैं गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी की, एक से ज़्यादा तरीके में, जिसकी वजह से कंट्रीज़ को कनेक्ट किया जाता है। ये होती है मूवमेंट ऑफ पीपल की बिटवीन कंट्रीज़,
लोग मूव ऑन करते हैं कंट्री से दूसरी कंट्री में बेटर इनकम के लिए, बेटर जॉब्स के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए। तो ये भी आप एक तरह से डाल सकते हो ग्लोबलाइजेशन के अंदर। अगर सिंपल से मैं बात करूँ, मैं जानबूझ के आपके सामने इस चीज़ को वो कर रही हूँ एक्सरसाइज, ताकि जिससे शायद मेरे बोलने से, शायद मेरे लिखने से आप लोगों के लिए कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, तो बेटर इनकम हो गई, बेटर जॉब्स, बेटर एजुकेशन, राइट। ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट हो गया, ये क्वेश्चन भी हमारा हुआ खत्म, राइट। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक जो मेरे को अपनी तरफ से जो लगा वो था लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। कि लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड से क्या समझते हो आप? सबसे पहली चीज़ मुझे देखना है कि लिबरलाइजेशन क्या होती है। सबसे पहली चीज़ फॉरेन ट्रेड पे फिर वर्कआउट करेंगे। अगर हम लिबरलाइजेशन की बात करें ना, मतलब बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस को हटाना जो गवर्नमेंट ने लगाई है। ट्रेड की लिबरलाइजेशन होने की वजह से बिजनेसेस जो है उनको फ्री डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, उन्हें क्या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है। गवर्नमेंट बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस लगाती है पहले की बजाय, और इसीलिए वो ज़्यादा लिबरल हो गई, ज़्यादा आसान हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ इसके बारे में हमने इसी के अंदर हमने बात करी थी, जैसे जितने भी ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं। ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं? तो जो भी टैक्स होता है इंपोर्ट्स पे, ये एक ट्रेड बैरियर का एग्जांपल है। यानी एक बैरियर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो गवर्नमेंट ने लगाई हुई है इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए फॉरेन ट्रेड को, और डिसाइड करने के लिए किस तरह के गुड्स जो हैं और कितनी चीज़ जो कंट्री में आएगी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद कुछ बैरियर्स लगाए थे फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। इसी वजह से ज़रूरी हो गया था कि प्रोटेक्ट करना प्रोड्यूसर्स को जो हमारी कंट्री में अवेलेबल है उस फॉरेन कॉम्पिटिशन से, राइट। अब नेक्स्ट चीज़ इस पर हमने वर्कआउट किया कि गवर्नमेंट अट्रैक्ट करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। वाई? ठीक है, दोबारा से जिस चीज़ पे हम वर्कआउट करेंगे, दोबारा सुनिए इस क्वेश्चन को। गवर्नमेंट अट्रैक्ट करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, वाई? यानी सिंपल सा अगर मैं टॉपिक की बात करूँ वो ये है, व्हाट आर द स्टेप्स विच अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अब पिछले कुछ सालों में जितनी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है वो बहुत सारे स्पेशल स्टेप्स ले रही है ताकि सिर्फ फॉरेन कंपनीज को वो अट्रैक्ट कर सके, जिसमें बेसिकली हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात करते हैं। वो जोन्स जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, इस तरह की चीज़ें। गवर्नमेंट जो फ्लेक्सिबिलिटी भी कर रही है लेबर लॉज में ताकि से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ सके। ठीक है, वो बजाय वर्कर्स को हायर करने के लिए रेगुलर बेसिस पे वो बेसिकली वर्कर्स को हायर करते हैं फ्लेक्सिबल टाइम पीरियड के लिए, यानी छोटे छोटे टाइम पीरियड्स के लिए जब बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर होता है। इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ लेबर जो है कंपनी के लिए थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अभी भी ऐसा है कि वो सेटिस्फेक्शन थोड़ी कम, वो ज़्यादा नहीं हो पाई है, तो फॉरेन कंपनीज और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की डिमांड कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्लोबलाइजेशन का क्या असर है? ठीक है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहली चीज़ आती है एमएनसीज जो है उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा दिया इंडिया में पिछले 20 सालों से। इसका मतलब है इन्वेस्ट करना इंडिया में वो बहुत ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल हो रहा है। दूसरी चीज़, बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज जो उनको बेनिफिट मिलता है कंपटीशन की वजह से। उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, प्रोडक्शन मेथड्स में, और उनकी प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स जो बढ़ गए हैं। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है कंपनीज के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, उनको, जिसमें आईटी आता है। तो इंडियन कंपनी एक मैगजीन है लंदन बेस्ड कंपनी के लिए, कॉल सेंटर्स कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, राइट। So please go for it, and if you do like, please share, like and subscribe. ठीक है, all the best for your exam.